हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों ने सेल पढ़ना स्टार्ट किया था। आइए अब हम लोग आगे समझते हैं। ठीक, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका को हम लोग पढ़ते पढ़ते कोशिकांग पढ़ रहे थे। कोशिकांग हम लोगों ने कुछ कोशिकांग को पढ़ा था और जितने कोशिकांग पढ़े थे आज उससे आगे कोशिकांग को हम लोग पढ़ेंगे। हमारा आज का पहला कोशिकांग है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम हम लोग समझते हैं। यहां से आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, आइए हम लोग समझते हैं सेंट्रोसोम। देखिए, सेंट्रोसोम के बारे में ज्यादा आप लोग को जानना जरूरी नहीं है। ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, ये सेल निर्माण करता है, यानी कि कोशिका का निर्माण करता है। यानी कि क्या करता है? सेल का निर्माण करता है, यानी कि कोशिका का निर्माण करता है। किसका? कोशिका का निर्माण करता है। ये जो सेंट्रोसोम है ना, इसका ज्यादा काम नहीं है, ये ज्यादा कुछ नहीं करता है। ये क्या करता है? ये सेल का निर्माण करने में मदद करता है, यानी कि मदद क्या करता है? सेल का निर्माण करता है। यानी कि ये हमारे शरीर में जितने प्रकार के सेल का निर्माण होता है ना, ये सेल का कौन निर्माण करता है? सेंट्रोसोम करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, हमारे ये हाथ का ये चमड़ा छिला गया, यानी कि त्वचा छिला गया। इस त्वचा छिला गया तो इस त्वचा का सेल का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम। कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। लेकिन ये सेंट्रोसोम तो करता है, लेकिन इसको मदद कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका का निर्माण करता है, लेकिन कोशिका के निर्माण करने में मदद कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। लेकिन इसको कमांड कौन करता है? तो न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। केंद्रक केंद्रक ही इसको क्या करता है? कमांड करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। कमांड करने का मतलब क्या होता है? कि ये कंट्रोल करता है। कौन करता है? तो केंद्रक करता है। जैसे देखिए, हम अभी बोले कि जो हमारे त्वचा है ना, अगर त्वचा के चमड़ा क्या हो जाता है? खराब हो जा रहा है, तो छिल जा रहा है, या किसी कारणवश से क्या हो जा रहा है? खराब कट जा रहा है, तो यहाँ कौन निर्माण करेगा इसको ठीक करने के लिए? सेंट्रोसोम। तो हमारे अंदर ये त्वचा का निर्माण आके किया सेंट्रोसोम। इसको मदद कौन किया? राइबोसोम। यानी कि जो त्वचा का ये जो हमारा त्वचा, इस त्वचा के सेल को अगर निर्माण कर रहा है, ये खराब सेल को, यानी कि डैमेज सेल हो गया, ये तो डैमेज सेल हो गया, अब उसको रिपेयर करेगा। तो ये रिपेयर करने के लिए कौन? नया सेल बनाना पड़ेगा। तो ये नया सेल को कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम बनाएगा। लेकिन सेंट्रोसोम को मदद कौन करेगा? ये राइबोसोम करेगा। सेंट्रोसोम को मदद कौन करेगा? राइबोसोम करेगा। लेकिन ये त्वचा है, तो त्वचा का ही सेल बनना चाहिए। ये कौन कहेगा? न्यूक्लियस कहेगा। कौन कहेगा? न्यूक्लियस कहेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देगा कि ये त्वचा है। क्या है? ये त्वचा है, यहाँ त्वचा का ही सेल बनना चाहिए, अदर किसी का सेल नहीं बनना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन कौन देता है? केंद्रक देता है। किसको? सेंट्रोसोम को, कि तुम क्या करो कि सेल का निर्माण करो। और इसको हेल्प कौन करता है? राइबोसोम। हेल्प कौन करता है? राइबोसोम। जैसे मान लीजिए हमारा हड्डी टूट गया, क्या हुआ? हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाए जाते हैं, इसमें से कोई भी हड्डी मान लीजिए कि टूट गया। जैसे हाथ का ही हड्डी हमारा टूट गया, क्या हाथ का हड्डी जहां टूटा तो क्या हड्डी में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा? पाया जाता है। तो जो हमारे हाथ के जो हड्डी है ना, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। कौन पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम को कौन? केंद्रक बोलेगा, यानी कि न्यूक्लियस बोलेगा। आकि जाओ तुम निर्माण करो क्या चीज का? ये हड्डी के सेल को। तो हड्डी के सेल का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम निर्माण करेगा। लेकिन इसको मदद कौन करेगा? राइबोसोम। और इसको क्या पता है कि हमको हड्डी का ही सेल निर्माण करना है? ये तो अगर केंद्रक को हटा दिया जाए तो ये किसी भी चीज का निर्माण कर देगा, किसी भी सेल को निर्माण कर देगा, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है? केंद्रक के पास रहता है। हमारे शरीर का जितने इंफॉर्मेशन है कहाँ रहता है? केंद्रक के पास रहता है। और ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? डीएनए में रहता है। और डीएनए कहाँ रहता है? केंद्रक में रहता है। तो डीएनए की वजह से हमारे शरीर के टोटल इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है? केंद्रक के पास रहता है। अब यहाँ जो हमारे हाथ का जो हड्डी है, वहां तो सेंट्रोसोम पाया जाएगा। सेंट्रोसोम को ये कौन ऑर्डर देगा? ये केंद्रक ऑर्डर देगा कि ये हड्डी का ही निर्माण करना है। किस किस सेल का निर्माण करना है? हड्डी के सेल का ही हम लोग को क्या करना है? निर्माण करना है। नहीं तो ये अगर केंद्रक अगर ऑर्डर ना देना ये सेंट्रोसोम को, तो ये कहीं भी किसी भी सेल को क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। तो हमारे शरीर में कहीं भी टूटे फूटे अंगों को रिपेयर करने के लिए जो सेल बनते हैं, उस सेल का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कौन करेगा?
सेंट्रोसोम करेगा। लेकिन इस सेंट्रोसोम को सेल के निर्माण करने में मदद कौन करता है? राइबोसोम। ऑर्डर कौन देता है? केंद्रक देता है। ऑर्डर कौन देता है? केंद्रक देता है। देखिए हमारा जो हाथ है ना, हाथ फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर क्या करते हैं? हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो हमारा हाथ है क्या हुआ? फ्रैक्चर हो गया। अब डॉक्टर क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं। क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं और ऐसे हाथ को क्या कर देते हैं? रख देते हैं। लेकिन इस हड्डी में पाया जाता है सेंट्रोसोम। कौन पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। हड्डी के सेल में भी क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने का कारण क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। जब ये सेंट्रोसोम पाया जाता है ना, तो ये सेंट्रोसोम क्या करेगा? सेल को निर्माण करेगा। जब ये सेल को निर्माण करेगा, अगर ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस न लगाया जाए तो फ्रैक्चर है, ये बार बार हिलता डुलता रहेगा, तो क्या होगा? अच्छा से धरेगा नहीं। तो इसीलिए डॉक्टर उसको क्या करता है? अस्थिर कर देता है। अब सेंट्रोसोम यहाँ क्या करेगा? सेल का निर्माण करेगा। और जैसे सेंट्रोसोम यहाँ आया, हड्डी के सेल का निर्माण करने लगा, तो इसको हेल्प कौन करने लगा? राइबोसोम करने लगा। लेकिन ऑर्डर कौन देगा? केंद्रक देगा। केंद्रक क्या कहेगा कि ये हड्डी है, तुमको हड्डी का ही सेल बनाना है, अदरवाइज चमड़ा का सेल नहीं बनाना है, हमारे शरीर के त्वचा का सेल नहीं बनाना है। नहीं तो अगर ऐसा इंफॉर्मेशन इसको ना दिया जाए, तो हड्डी के जगह कौन चीज का सेल निर्माण कर देगा? सेल का, त्वचा का सेल का निर्माण कर देगा, तो एकदम से क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक कंट्रोल करता है। केंद्रक ही इंफॉर्मेशन देता है ताकि आपको क्या करना है कि हड्डी है तो हड्डी का सेल निर्माण करना है, त्वचा है तो त्वचा का सेल का निर्माण करना है, मांसपेशी है तो मांसपेशी के सेल का निर्माण करना है। यानी कि सब का इंफॉर्मेशन किसके पास रहता है? केंद्रक के पास रहता है। और जो चीज डैमेज होता है ना, उसको क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है किसको? सेंट्रोसोम को, कि आपको क्या चीज का निर्माण करना है। मांसपेशी खराब हो गया तो मांसपेशी के सेल को निर्माण करना है। लेकिन इसके हेल्प, इसको सेंट्रोसोम को हेल्प कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। तो हमारे शरीर में सेल का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हेल्प कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम और ये सेंट्रोसोम को ऑर्डर कौन करता है? केंद्रक करता है। यानी कि कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। ऑर्डर कौन करता है? केंद्रक करता है कि आपको क्या चीज का निर्माण करना है। कि आपको अगर हड्डी टूटा है तो हड्डी का सेल का निर्माण कीजिए, अगर त्वचा डैमेज है तो त्वचा का सेल का निर्माण कीजिए, अगर मांसपेशी डैमेज है तो मांसपेशी का सेल का निर्माण कीजिए। ठीक, सेंट्रोसोम में इतना ही। आप लोगों को सेंट्रोसोम समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। किसको हम लोग देखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ठीक ना? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खोज अल्टमान ने किया था। ठीक ना? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमान ने किया था। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा ना, तो ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। क्या होता है? ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। क्या होता है? ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बाहर वाले झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाले झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि बाहर इसको कहते हैं बाह्य झिल्ली और इसको कहते हैं आंतरिक झिल्ली। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्या होता है? बड़ा कोशिकांग होता है। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि जो राइबोसोम होता है ना, हमारे शरीर का सबसे छोटा कोशिकांग होता है और उसमें कोई भी एक झिल्ली नहीं पाया जाता है। जैसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसके बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और आंतरिक झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलीनुमा संरचना पाया जाता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगलीनुमा संरचना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं।
ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का तो सबसे बड़ा कोशिकांग होता ही होता है, लेकिन ये ऑक्सी श्वसन करता है। कौन सा श्वसन करता है? ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन करता है। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है? खर्चा करता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ये जब ऑक्सी श्वसन करता है ना, तो इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है, यानी कि साइकिल मतलब चक्र होता है। जैसे मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आ गया, तो क्या हो गया? एक चक्र हो गया। क्या हो गया? एक चक्र हो गया। यहां गया, फिर यहां से मैंने यहां आ गया, तो ये क्या हो गया? मेरा एक चक्कर हो गया। क्या हो गया? एक चक्कर हो गया। तो जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं ना, जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, तो जैसे सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा तो इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलेगा। उस क्रेब्स साइकिल में एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि 38 एटीपी का निर्माण होता है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा फुल नाम है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑक्सी श्वसन करता है। कौन सा श्वसन करता है? ऑक्सी श्वसन करता है। और ये ऑक्सी श्वसन क्यों करता है? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि पूरा ऑक्सीजन को खर्चा कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये जैसे ऑक्सी श्वसन करेगा तो इसमें एक क्रेब्स साइकिल चलता है, जिस क्रेब्स साइकिल में हमारे शरीर में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण, ये 38 एटीपी मिलके क्या करता है? एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये 38 एटीपी ऊर्जा मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और एक ग्लूकोज हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो कितना करे? एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर काम करने के लिए 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे शरीर में जब भी हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। तो एक क्रेब्स साइकिल में हम कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज का प्राप्ति होता है हमारे शरीर को। एक ग्लूकोज या ये भी कह सकते हैं 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का प्राप्ति होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 38 एटीपी ऊर्जा का प्राप्ति होता है। इसीलिए से क्या करते हैं? कहते हैं ऊर्जा गृह कहते हैं। गृह कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे क्रेब्स साइकिल में क्या बनता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें देखिएगा ना, ये जो क्रिस्टी होता है इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम भी पाया जाता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसमें राइबोसोम 70S वाला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 70S वाला पाया जाता है। देखिए राइबोसोम पूरा कोशिकांग में भी, कोशिका द्रव में भी एक राइबोसोम पाया जाता है। वो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करेगा, या 70S का हो या 80S का हो, या छोटा राइबोसोम हो या बड़ा राइबोसोम हो, ये ठीक ना। 70S वालों को हम छोटा कह सकते हैं और 80S वालों को क्या कह सकते हैं? बड़ा कह सकते हैं। तो जो राइबोसोम होता है ना, ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम का यही काम है, क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो जो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, तो जो कोशिका के अंदर पाया जाता है राइबोसोम, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है। क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि अब हम ज्यादा कार्य करेंगे तो हमको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। क्या चीज की आवश्यकता है? ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। कोई कम कार्य करेगा तो उसको कम प्रोटीन की आवश्यकता है। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं। क्या? बहुत सारे कोशिकांग हैं। मान लीजिए कि ये क्या है? कोशिका है। हम बताए थे गोल्जी का है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, केंद्रक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, लाइसोसोम हो गया। ये सब क्या है? कोशिकांग है। जैसे मान लीजिए कि गोल्जी का है, एक गोल्जी का कम काम करता है। गोल्जी का क्या करता है? परिवहन का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है? हमारे शरीर को साफ, यानी कि मरे हुए कोशिका को क्या करता है? साफ करता है। जो कोशिका सुस्त हो जाता है, काम करने योग्य नहीं रहता है, उसको क्या करता है? मारता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका कोशिका का क्या कहते हैं? हम लोग कंकाल कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को पचकने नहीं देता है। वैकुल्स भी आपको पढ़ना होगा। ये वैकुल्स भी क्या रहता है? ये पानी का मात्रा को क्या करता है? बराबर रख करता है वैकुल्स, ठीक ना। तो ये सब कोशिकांग है और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और इसी में प्लास्टेड पाया जाता है। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ा रहा है, प्लास्टेड आपको पढ़ाना है, यानी कि लवक पाया जाता है।
ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया, और ये वैक्यूल सेल गोल्जी का है, और ये लाइसोसोम। ये गोल्जी का जो है ना, इसको ये जो राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है, ये राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये जब अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, और गोल्जी का सब प्रोटीन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है। ट्रांसपोर्टिंग का काम कौन करता है, परिवहन का काम कौन करता है, गोल्जी क्या करता है, कोशिका के अंदर। जब ये राइबोसोम बनाया, 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, और ये 80 इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण किया, और ये प्रोटीन का परिवहन का काम कौन किया, गोल्जी का। गोल्जी का सबको देना स्टार्ट किया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी दिया और इस सबको दिया। लेकिन ये सब जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की अपेक्षा कम इसको काम होता है, ये कम काम करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा काम करते रहता है, क्योंकि हम लोग हमेशा सांस लेते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सांस लेते रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा सांस लेने की वजह से एक्स्ट्रा क्या चाहिए, ऊर्जा, प्रोटीन चाहिए। एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, अपना छुपा कर क्या करता है, एक 70 इस प्रकार के राइबोसोम को रखता है, यानी कि एक अपना पावर हाउस रखता है। ये अपना छोटा मोटा क्या करता है, पावर हाउस। ये बड़ा पावर हाउस है और ये क्या है, छोटा मोटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना एक छोटा मोटा क्या करता है, पावर हाउस रखता है, प्रोटीन का पावर हाउस रखता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में 70 इस प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ज्यादा काम करता है, इसको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है, तो इसीलिए प्रोटीन निर्माण के लिए खुद क्या करता है, रखता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और खुद का आरएनए होता है। ये इसको किसी की आवश्यकता नहीं है कि तुम श्वसन करो चाहे कुछ भी करो। इसका क्या है कि खुद का डीएनए है और खुद का आरएनए भी है। वो कहेगा कि वह कौन ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए और खुद का आरएनए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक ना, कौन सा कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग बढ़ते हैं प्लास्टिड, यानी कि लवक। प्लास्टिड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्लास्टिड देखिए, आप लोग अच्छा से पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा से आप लोग अगर पढ़े रहिएगा तो जॉब नहीं होगा, तो कहीं पढ़ा के भी अपना क्या करिएगा, जीवनचर्या चला सकते हैं। ठीक ना। एक कहावत है कि गुरु भी सिखाता है और वक्त भी सिखाता है। क्या कहता है, गुरु भी सिखाता है और वक्त भी सिखाता है। बस दोनों में फर्क इतना है कि गुरु पढ़ा के इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेके सिखाता है। दोनों में फर्क इतना ही है। ठीक ना। आइए हम लोग नेक्स्ट कोशिकांग को पढ़ते हैं। नेक्स्ट कोशिकांग क्या है मेरा, प्लास्टिड, यानी कि लवक। प्लास्टिड यानी कि लवक, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में, यानी कि पौधा के पादपा यानी कि पौधा में पाया जाता है। ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक ना। लवक, लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक, वर्णक लवक, अवर्णिक लवक, अवर्णिक लवक। हरित लवक जहां पौधा का हरा भाग होता है वहां पाया जाता है। वर्णिक लवक जहां पौधा का कलरफुल यानी कि फूल वाला भाग में पाया जाता है, फूल फल में पाया जाता है वर्णिक लवक।
अवर्णिक लवक यानी कि जहां के सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, यानी कि जड़ में पाया जाता है कौन? अवर्णिक लवक। कौन? अवर्णिक लवक। आइए अब हम लोग ये जो प्लास्टेड है यानी कि लवक है, अब हम लोग इस लवक को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक, वर्णिक लवक, अवर्णिक लवक। ये हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो पौधा के जहां हरा भाग होता है वहां पाया जाता है, यानी कि इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिस कारण क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। तो जहां जहां हरा रहेगा वहां कहां पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। जहां जहां हरा रहेगा वहां का क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। जहां जहां हरा जगह पेड़ पौधा में देखिएगा ना, वहां क्या मिलेगा आपको? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि खाना बनाने का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अपने तरफ खींचता है, और ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। हरित लवक देखिए, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो ये क्या पाया जाता है? ये तो केवल प्लांट में पाया जाएगा, और ये प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, आखिर वो क्या है कि हमारे एनिमल का सबसे बड़ा कोशिकांग है, वैसे ही ये प्लांट का सबसे क्या है? बड़ा कोशिकांग है। वो भी दोहरे झिल्ली से बना हुआ था, और ये भी क्या है? दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। ये भी क्या होता है? दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। इसके भी बाहर वाला को क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाला को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। बाहर वाला झिल्ली को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और इनर वाला झिल्ली को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। इसमें ऐसे ऐसे जैसे सिक्का को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सजा दिया जाता है, ऐसा संरचना पाया जाता है। ऐसे ऐसे संरचना पाया जाता है। ऐसे ऐसे क्या पाया जाता है? बहुत सारे इसमें क्या पाया जाता है? संरचना पाया जाता है। ये संरचना के एक जो होता है ना, जो एक ये संरचना हम बोल रहे हैं, इसे कहते हैं थाइलाक्वाइड। क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड। ये जो ऊपर एक गो जो संरचना है उसे क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड कहते हैं। और थाइलाक्वाइड के समूह को, पूरा इसके समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। यानी कि इसको भी थाइलाक्वाइड कह सकते हैं, इसको भी और इसको भी, एक एक को क्या कह सकते हैं? थाइलाक्वाइड कह सकते हैं। यानी कि जो इसके अंदर एक वो ये उठाइएगा, ये क्या है? थाइलाक्वाइड। लेकिन इसके समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम कहते हैं। तो थाइलाक्वाइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और इस सबको जोड़ने के लिए एक पतला धागा के समान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पतला धागा के समान कहा जाता है, जिसे जिसे लैमेली कहते हैं। लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमेले कहते हैं। और इसमें जो खाली जगह रहता है ना, इसे कहते हैं एस्टर्नम कहते हैं। एस्ट्रोमा कहते हैं, सॉरी, एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा कहते हैं। ये जो खाली पदार्थ है इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। अब देखिए, ये जो इसका तो स्ट्रक्चर हो गया, अब इस सबका कार्य क्या है? ये झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन जो है और इनर मेम्ब्रेन, ये क्या करता है? इसका रक्षा करता है। क्या करता है? इसको रक्षा करता है। और हम बोले कि ये थाइलाक्वाइड में ही क्या रहता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। थाइलाक्वाइड में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है।
क्लोरोफिल पाया जाता है। थाइलाकॉइड में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश को क्या करता है? अपने तरफ खींचता है। क्या करता है? अपने तरफ खींचता है। और ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि लाइट रिएक्शन करता है। क्या करता है? लाइट रिएक्शन करता है। तो ये जो थाइलाकॉइड है ना, जो थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश का संश्लेषण करता है, और प्रकाश का संश्लेषण करने की वजह से ये क्या करता है? यहां लाइट रिएक्शन होता है। तो थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है। थाइलाकॉइड जो होता है ना, इसको क्या होता है? इसमें लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण यहां पे क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। और ये क्लोरोफिल होता है ना, इसके अणु को क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम कहते हैं। जो थाइलाकॉइड होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के अणु को क्वांटासोम कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल के कारण ये प्रकाश को क्या करता है? अपने तरफ खींचने का काम करता है। और इसी के कारण यह क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन करेगा कि थाइलाकॉइड में कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन। देखिए, पेड़ में दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। यानी कि डार्क रिएक्शन रात में होता है, जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन, और बिना प्रकाश के उपस्थिति में जो होता है उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। यानी कि रात को जो सूर्य का प्रकाश है नहीं है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा उस टाइम जब रिएक्शन होगा तो उसे डार्क रिएक्शन कहेंगे। जब सूर्य का प्रकाश रहेगा उस टाइम जो रिएक्शन होगा उसे लाइट रिएक्शन कहेंगे। तो ये थाइलाकॉइड होता है, इसमें लाइट रिएक्शन होता है। लेकिन एस्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। एस्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन होता है। एस्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन होता है। पेड़ दो प्रकार के रिएक्शन करते हैं, एक लाइट रिएक्शन करते हैं और एक डार्क रिएक्शन करते हैं। पेड़ जब खाना बनाता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। लेकिन पेड़ भी श्वसन करता है, समझिएगा। पेड़ भी क्या करता है? श्वसन करता है। तो जब पेड़ श्वसन करता है तो क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। लेकिन जब वो खाना बनाता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उस टाइम वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? लेता है। तो जब वो सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, लेकिन दिन के में वो लाइट रिएक्शन करता है। लाइट रिएक्शन के कारण वो क्या करता है कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा और फिर क्या करता है कि ले लेता है, जिससे के बाद क्या बच जाता है? ऑक्सीजन बच जाता है। तो दिन में जितने पेड़ होते हैं ना, हमें ऑक्सीजन देते हैं, दिन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात के टाइम कुछ पेड़ को छोड़कर, जैसे पीपल के पेड़ को छोड़कर, नीम के पेड़, जैसे मेहंदी का पेड़, इस सब को छोड़ दिया जाए तो इस सब के बाद क्या होता है? इस और सब में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होते हैं। तो जितने लाइट रिएक्शन होते हैं ना, तो रात को क्या होता है? वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं रहा है, लाइट रिएक्शन तो हो नहीं रहा है। जब लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो प्रकाश पौधा क्या कर रहा है? श्वसन कर रहा है। तो श्वसन के प्रक्रिया में क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि लाइट रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। लेकिन वो तो रात को नहीं करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आम का पेड़, महुआ का पेड़, ये सब पेड़ के नीचे रात को सोने पर क्या है? हानिकारक है। हम लोग के लिए क्या है? हानिकारक है। लेकिन नीम, पीपल और ये मेहंदी और ये क्या बोलते हैं? तुलसी, ये सब का जो पेड़ है वो उसमें क्या होता है? लाइट रिएक्शन भी होता है और डार्क रिएक्शन भी होता है। तो लाइट रिएक्शन भी होता है, उसमें क्या होता है? डार्क रिएक्शन भी होता है। तो वो जब रात को भी खाना बनाता है, यानी कि क्या कर लेता है? रात को भी खाना बनाने का काम कर लेता है, संश्लेषण करता है भाई। वो क्या करता है? रात को भी खाना बनाने का काम कर लेता है। जब वो रात को भी खाना बनाता है तो रात को श्वसन का भी काम करता है और खाना बनाने का भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि अभी खाना बना रहा है तो श्वसन नहीं करेगा, श्वसन कर रहा है तो खाना नहीं बनाएगा, ठीक ना। वो दोनों काम एक ही साथ करता है। पेड़ दोनों काम क्या करता है? एक ही साथ करता है।
वो श्वसन का भी काम करता है। तो जब श्वसन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और डार्क रिएक्शन करता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लेता है। तो जैसे हमको मान लीजिए कि मेरे पास, हमको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहे हैं, तो हम छोड़ेंगे क्या खातिर, हम उसी को ले लेंगे। तो फिर वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, जिससे उस पेड़ के पास जो लाइट, जो डार्क रिएक्शन करते हैं, उसमें रात में सोने से क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे पीपल के पेड़ पर हम लोग सो सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइट रिएक्शन भी होता है, डार्क रिएक्शन भी होता है। नीम के पेड़ पर हम लोग सो सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइट रिएक्शन भी होता है और डार्क रिएक्शन भी होता है। और ये डार्क रिएक्शन होता कहाँ है, तो एस्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है, एस्ट्रोमा में होता है। एस्ट्रोमा क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और रात को क्या करता है, रिएक्शन कराता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग को क्लोरोफिल प्लास्ट समझ में आया होगा। क्लोरोप्लास्ट को एक बार और हम लोग देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में दो डबल झिल्ली का बना होता है, जिसे बाहरी झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और आंतरिक झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें सिक्का के समान एक से ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सरियाए हुए सामान दिखाई देता है। यहाँ में एक को कहेंगे थाइलाक्वाइड, और थाइलाक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं। इसको जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लैमली कहते हैं। ये क्या करता है, सब एक दूसरे को लैमली जोड़ने का काम करता है। इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं। इस थाइलाक्वाइड में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अणु को क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। इसमें लाइट रिएक्शन होता है। थाइलाक्वाइड में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, लेकिन एस्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। एस्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद अगला क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। क्या है, क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्णक्लव, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आप देखिएगा तो ये जहां फल फूल में पाया जाता है, ये रंगीन चीज, रंगीन जगहों पे पाया जाता है, यानी कि फूल में पाया जाएगा, फल में पाया जाएगा। कौन, क्रोमोप्लास्ट। ये देखिएगा रंगीन जगहों पे पाया जाएगा। पौधा में कहां पाया जाएगा, रंगीन जगहों पे, यानी कि फूल में पाया जाएगा और फल में पाया जाएगा। जैसे गाजर का लाल रंग किस कारण होता है, केराटिन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, जेनेथिल के कारण। टमाटर का लाल रंग कैसे होता है, लाइकोपीन के कारण। सेब का लाल रंग का किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। तो ये सब क्या होता है, इस किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक ना। तो एक क्रोमोप्लास्ट जहां कलरफुल रहेगा, यानी कि फूल, जैसे गुलाब का फूल, वहां कलर है, तो कौन सा पाया जाएगा, क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक। उसके बाद अब इसका तीसरा प्रकार क्या है, लेकोप्लास्ट। लेकोप्लास्ट अवर्णिक लवक, यानी कि जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहीं पाया जाएगा, यानी कि जड़ और ताना में। जैसे भूमिगत ताना में जैसे मूली में कौन सा पाया जाता है, लेकोप्लास्ट पाया जाता है। मूली में कौन सा पाया जाएगा, लेकोप्लास्ट। कौन सा पाया जाएगा, लेकोप्लास्ट। आलू में कौन सा पाया जाएगा, लेकोप्लास्ट। जड़ में कौन सा पाया जाएगा, लेकोप्लास्ट। ठीक। तो यह है हमारा प्लास्टिड। आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब फिर नेक्स्ट क्लास में